Assalamu alaikum. Welcome back in the second lecture of फाउंडेशन सीरीज। तो पिछले लेक्चर में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 में ये देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में हमने ये कैटेगराइज कर लिया था कि डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद जो अगला पार्ट है हमारा, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 0 है। तो दैट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 4 है। तो बाय क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 हो। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 हो। द पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल हैव इट्स मैक्सिमम पावर 4, दैट इज इट शुड बी ऑफ डिग्री 4। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब देखिए, इसकी गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। हमने देखा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते थे, ऐसा पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 0 हो। उसके बाद हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax प्लस बी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल था सारे कांस्टेंट नंबर। हाँ, इसमें हमने 0 के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि व्हाट अबाउट 0। तो हमने कहा था 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है लेकिन हमेशा नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से कुछ इंफॉर्मेशन हिडन है जो कि मैंने कहा था कि इसको आखिर में हम देखेंगे, तो ऑफ कोर्स वी विल सी। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहा था, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ऐसे ही क्या कहा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, यानी डिग्री 2 हो। इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की ax² प्लस bx प्लस c, where a should not be equal to 0, here also a should not be equal to 0, but a, b, c and real coefficient। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where a should not be equal to 0। देन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 4, इसकी गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये गिनती कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए हमने क्या किया, मतलब मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसको जनरलाइज कर दिया कि यहाँ तक की गिनती ठीक है, लेकिन आगे से इन फ्यूचर कभी भी कहीं पर भी अगर पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कह देंगे, सिंपल पॉलिनोमियल। इसी चैप्टर के नाम से जानेंगे। समझ में बात है कि नहीं, इसी चैप्टर के नाम से हम जानेंगे। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल ही कहेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसकी पावर यानी मैक्सिमम पावर डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो तो। समझ में आई बात है, ठीक। नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना,
देखो जो जीरो है हमने कहा ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन हमेशा नहीं। क्यों कहा ऐसा? देखो जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास? कांस्टेंट पोलिनोमियल की डेफिनेशन थी कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर जीरो हो, यानी वेरिएबल की डिग्री जीरो हो, मैक्सिमम पावर जीरो हो, यानी वेरिएबल की डिग्री मतलब पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो? जीरो हो। ठीक है ना? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही जीरो है। ठीक है, उस कंडीशन में पोलिनोमियल क्या हो जाता था? कांस्टेंट हो जाता था। ठीक है ना? जो कि जैसे फॉर्मूला है, इसको हम कहते थे कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको याद हो, पिछला लेक्चर आपने देखा है तो। ठीक है ना? लेकिन जीरो के केस में देखो कि अगर यहां पर x की पावर जीरो है तब भी ये जीरो होगा, लेकिन अगर x की पावर 1 2 3 n समथिंग कुछ भी हो तब भी जीरो होगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि कॉफिशिएंट ही जीरो है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देयर इज ब्लंडर। ठीक, इन चीजों से बचने के लिए मैथमेटिशियन ने क्या कहा? एक काम करो, जीरो को कांस्टेंट पोलिनोमियल की कैटेगरी से अलग करके एक अलग पोलिनोमियल डिफाइन कर दो। ठीक, क्यों? क्योंकि इस जगह पर इसकी डिग्री डिफाइन हम नहीं कर सकते कि 1 था या 2 था या 3 था या 0 था। दैट्स व्हाई दे कैटेगराइज्ड another polynomial that is known as zero polynomial, that is known as zero polynomial। ठीक है, that is known as zero polynomial। और उसका जो डेफिनेशन दिया गया है उसकी क्या दी गई कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो हो, जिसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट जीरो हो। यहां डिग्री की बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद और अकेला एग्जाम्पल क्या है? जीरो है। ठीक है, तो ओनली जीरो इज द जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे? अ पोलिनोमियल in which the coefficient of variable is zero, है ना? एक चीज ओनली जीरो, यानी ये जीरो जो आर्यभट्ट ने जिसकी डिस्कवरी की थी, ओनली जीरो is the zero polynomial, only zero is the zero polynomial। नोट करने की बात यह है कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है ना? तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल is not defined। डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो पोलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा कि पोलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया। उसमें हमने बहुत सारे डिवीजन को देखा। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, यानी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो जीरो होनी चाहिए। लीनियर के लिए पोलिनोमियल की डिग्री 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक के लिए पोलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए। क्यूबिक के लिए पोलिनोमियल की डिग्री 3 होनी चाहिए। बाय क्वाड्रेटिक के लिए पोलिनोमियल की डिग्री 4 होनी चाहिए। अब देखो ये गिनती खत्म नहीं होने वाली थी, इसलिए इसको जनरलाइज कर दिया गया कि दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल दो या दो से ज्यादा डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम सिंपली पोलिनोमियल के नाम से जानेंगे, है ना? साथ में लगा देंगे ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इनके अलावा एक चीजें थी जीरो की बात, जिसमें उन्होंने ये देखा, ऑब्जर्व किया मैथमेटिशियन ने कि इनकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का जीरो हो जाता है किसी भी, तो वहां पर वेरिएबल के सामने अगर कोएफिशिएंट जीरो हो जाए तो वो प्रोडक्ट भी उनका जीरो हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी वेरिएबल की डिग्री बताना कि कितना था ये मुमकिन नहीं है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया गया, दैट इज नोन एज जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन एक बात और होती है पोलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर ही, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा तो वहां पर एक आता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या आता है?
zeros of a polynomial. तो zero polynomial and zeros of polynomial are entirely different thing. Let's see what. देखो ये जो पोलिनोमियल हम लिखते हैं, जैसे ये जनरलाइज फॉर्म हमने ये लिखा, जनरलाइज फॉर्म हमने पोलिनोमियल का क्या लिखा, जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल का हमने लिखा ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक का लिखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्यूबिक का लिखा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये जो फॉर्म है जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म है किसकी, लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, क्यूबिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। इसके अलावा लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल की भी जनरलाइज फॉर्म है क्या, ax प्लस बी एक्स वाई प्लस सी। ये सब जनरलाइज फॉर्म थे, लेकिन यहां पर एक चीज और लिखे, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखिए ये जो पोलिनोमियल है, जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, जैसे 3x प्लस 1 या सिंपली 3x या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो ये जो पोलिनोमियल है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जैसे px, इसका मतलब होता है पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। ऐसे इसको fx भी कह सकते हैं, यानी पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। जरूरी नहीं p से ही डिनोट करें, जनरली p से इसलिए डिनोट करते हैं कि p से पोलिनोमियल होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है ना, px। कुछ लोग इसको सीधा y लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। क्या होता है, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, इसमें क्या मतलब है, इस रिप्रेजेंटेशन से हम क्या मतलब लेंगे, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने लिखा px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये लिख दिया हमने, px इक्वल टू 3x स्क्वायर, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस x के करस्पॉन्डिंग अगर कोई वैल्यू डालते हैं, सपोज कर लो x इक्वल टू 1, तो इस कंडीशन में इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट विल बिकम 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये p1 इक्वल टू 6 का मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल के अंदर x इक्वल टू जब हम 1 रखते हैं तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 6 हो जाती है। ठीक है, समझ आई बात है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, px क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। मतलब ये बता रहा है ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है, तो x के करस्पॉन्डिंग जो जो वैल्यू डालोगे उसके करस्पॉन्डिंग वैसी वैल्यू आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये जो पोलिनोमियल की जो वैल्यू आती है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, समझ आई बात है कि नहीं आई, उसको हमने जनरल फॉर्म में px कह दिया है। समझ आई बात है, क्या कह दिया है, px कह दिया है। ठीक है ना, तो px लिटरली ये रिप्रेजेंट करता है कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू को हम px कहेंगे या y कहेंगे, क्या कहेंगे, या y कहेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करें तो उस कंडीशन में जो भी वैल्यू आएगी तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दें, x इक्वल टू 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो क्या जाएगा, p0। ठीक है ना, p0 का मतलब 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, तो p0 इज 1, p0 इज 1। ठीक है, इसको हरगिज ऐसा ना समझा कि p इंटू 0 इक्वल टू 1 है, ऐसा हमने नहीं लिखा है। इसका मतलब था इस पोलिनोमियल के अंदर जो ऊपर दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा। मतलब ये है वेरिएबल वो जो पोलिनोमियल के अंदर था, और ये वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है। इसको हमने लिख दिया है क्या, y। समझ आई बातें,
तो इस y की वैल्यू या px की वैल्यू इस x पर डिपेंड कर रही है, जैसा x वैसा px की वैल्यू या y की वैल्यू। तो इस x को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और इस px या y को कहते हैं पोलिनोमियल या डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसकी जो भी वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा ये y, दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट, ठीक है ना। और जिस इंडिपेंडेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आती है इसकी y की, हम क्या कहते हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का सिंपल मतलब ये हुआ, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो ऐसा हो, यहां से चाहे वो ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं pxy इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। अगर इसको गौर करें तो ये हमने लिखा है लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। समझ में बात है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन में यहां पर x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट है। और ये जो pxy है पोलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y से, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट z इज डिपेंडेंट, दैट z इज डिपेंडेंट, दैट z इज डिपेंडेंट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जो निकल के आ रही है उसको हम कह रहे हैं डिपेंडेंट, उसको तीसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर x अकेला इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर के करस्पॉन्डिंग जो पोलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो क्या है? रिजल्ट है हमारा। तो वो जो रिजल्ट आ रहा है पोलिनोमियल का, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक जनरल वेरिएबल से, कि जब जब इस x और y की वैल्यू हम डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसकी वैल्यू आएगी, दैट विल बी आवर z और डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गई बात है? और फुली आपको समझ में आ गया होगा। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है, ठीक है ना, कि किसी भी पोलिनोमियल के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो उसकी वजह से जो आउटकम आएगा, सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको ये कहेंगे। समझ में आई बात है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो अब देखो, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, जैसे यहां पर हमारे पास ये है fx इक्वल टू, मतलब fx मतलब पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। तो अगर यहां पर x इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? f0 यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1, दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस 1। लेकिन इसी पोलिनोमियल में अगर x इक्वल टू 1 डाल दें, x इक्वल टू 1 पुट कर दें इसी पोलिनोमियल में, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। ऑफ कोर्स व्हाट f1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, व्हाट यू विल गेट इज 3 minus 2 minus 1, that will become 3 minus 3, the result is 0. There is a speciality. क्या है स्पेशलिटी? कि इस x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, इस x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1, जिसके करस्पॉन्डिंग पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। दैट वैल्यू ऑफ x इज नॉन एज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाता है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहलाता है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, या इसी का दूसरा नाम है रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है?
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल क्या है कि हमारे पोलिनोमियल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वो वैल्यू या इन सिंपल वेरिएबल के लिए वो वैल्यू जिससे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो यहां पर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल डिफरेंट थिंग है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, डिफरेंट थिंग है, और जीरो पोलिनोमियल डिफरेंट थिंग है। जीरो पोलिनोमियल पोलिनोमियल की टाइप है, जबकि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जीरो पोलिनोमियल एक अलग चीज है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक अलग चीज है। ठीक है ना, समझ में आई बात है कि नहीं आई। तो अब बात ये होती है कि किसी भी पोलिनोमियल का हमें जीरोज कैसे पता चलेगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज कैसे पता चलेगा। तो देखो हमारे, ये तो वैसे मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम थोड़ा सा उनको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस करने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे फिजिक्स के अंदर कौन कौन से पोलिनोमियल जनरली आएंगे। तो उसमें जो है आपको देखना है, जो वो देखना है लीनियर पोलिनोमियल, है ना, इन वन वेरिएबल, जिसकी जनरल फॉर्म ये है लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, जिसकी जनरल फॉर्म ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसको हम रिप्रेजेंट कर दे समथिंग लाइक दिस, y से या px से, इनको भी रिप्रेजेंट कर दे किससे, px से। दूसरा बल्कि तीसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ होंगी, ये सब चीज़ें जो है क्या होंगी, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप जो है इन टॉपिक को रिवाइज करते रहे अपने मैथमेटिक्स की बुक से। लेकिन हमने अमूमन सारी बातें डिस्कस कर दी है, एक आइडिया दे दिया है कि ये सब चीज़ें होती क्या है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है। इसमें जो एक अहम बात आएगी वो होगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को निकालना, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को कैलकुलेट करना। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को हम कैलकुलेट करते हैं खास करके क्वाड्रेटिक के लिए, खास करके क्वाड्रेटिक की बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक आएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको हम जीरोज निकालते हैं फैक्टराइजेशन की मदद से। किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन की मदद से। अब फैक्टराइजेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, तो ये हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे कि ये फैक्टराइजेशन जो है पूरा मैथमेटिक्स हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हमें वो मैथमेटिक्स से पढ़नी है जो फिजिक्स के अंदर यूज हो, तो ये भी तो यूज होने वाले हैं। इसके लिए इसी चैनल के ऊपर पहले से वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता वो उधर संपर्क कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं, वरना हमारी सीरीज जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, वो फिजिक्स कम फिर मैथमेटिक्स ज़्यादा लगने लगेगा। ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन पहले से अवेलेबल है इनकी वीडियो। तो हम फैक्टराइजेशन की मदद से जीरोज निकालते हैं। फैक्टराइजेशन की मदद से क्या निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। किसके, पोलिनोमियल के। समझ में बात है कि नहीं, किससे, जीरो। कैसे निकालते हैं, देखो हमने जीरोज किसको कहा, हमने जीरोज किसको कहा कि वेरिएबल के लिए ऐसी वैल्यू, वेरिएबल के लिए ऐसी वैल्यू जिससे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अब ये बताओ, हमें पहले से ही पता था कि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पहले से ही इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। और अच्छा, जैसे ही इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन।
क्या कह देंगे, इक्वेशन। ठीक है, यहां से एक बात और समझ में आ गई होगी, पोलिनोमियल के अंदर अगर इक्वलिटी साइन आ जाए, क्या आ जाए, इक्वलिटी साइन आ जाए, दैट विल बिकम इक्वेशन। एक स्पेशलिटी और, जब हम इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखते हैं और सिर्फ यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल 0 है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आने वाली है, तो उस कंडीशन में हमारा इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कहाँ कहाँ पर इस x के किस किस वैल्यू पर हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ये बताता है। समझ में बात है कि नहीं, कहाँ कहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब जैसे इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। किससे कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जानते ही होंगे आप। ठीक है, होपफुली अगर नहीं जानते हैं तो फिर वीडियो इसी चैनल पर पहले से अवेलेबल है। ठीक है ना, पोलिनोमियल क्लास 9 में, पोलिनोमियल फॉर क्लास 9th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, लेक्चर नंबर आई थिंक 7 से फैक्टराइजेशन शुरू है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो वो खैर मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इसका फैक्टराइजेशन जैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो 3x²। इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट है पूरा क्या हो जाएगा, -3। तो इसको ब्रेक डाउन इस तरह करना है कि इसके एडिशन से प्रोडक्ट से -3 आए और एडिशन से वापस -2 आ जाए। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, -3x + x -1 = 0। तो यहाँ से देखो अब आसानी से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें से 3x कॉमन ले लें, दैट विल बिकम x -1। यहाँ से +1 कॉमन ले लें, x -1 = 0। फिर इन दोनों टर्म से x -1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x -1, 3x + 1 = 0, तो x = 1, और यहाँ से हो जाएगा 3x + 1 = 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। देखो उस वक्त जब हमने वैल्यू निकाला था सिर्फ ये पता चला था कि x = 1 पर ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है, लेकिन ये इक्वेशन बता रहा है, हमारा फैक्टराइजेशन बता रहा है ax = -1/3 पर भी ये 0 होगा। जरा चेक कर लें, तो हमारा पोलिनोमियल क्या था, px = 3x² - 2x - 1, that is 3 into what, -1/3 का होल स्क्वायर -2 into -1/3 -1. What will happen, 3 into 1/9 plus 2/3 -1. यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दो, that will become 1/3 plus 2/3 -1, 3/3 -1 कैंसिल आउट होकर के 1 -1 is what, 0। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन आपकी हेल्प करेगा। हाँ, इसमें मैं सिर्फ इतना कर देता हूँ कि हो सकता है आप आइडेंटिटीज भूल गए हो, तो जो 8वीं क्लास की आइडेंटिटीज है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। बाकी जो है फैक्टराइजेशन जो हर आइडेंटिटीज पर बेस्ड पहले से अवेलेबल है। ठीक है, वो फाउंडेशन सीरीज में नहीं है, अलग से पहले से चैनल पे है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात है कि नहीं, वरना जो है हमारा मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, हम ये समझते हुए चल रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन पहले से आते हैं, अगर नहीं आते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, खैर तो मैं इसके लिए आइडेंटिटीज़ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ जो है जनरली यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी आइडेंटिटीज़ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है फैक्टराइजेशन में और भी बहुत सारी जगहों पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटीज़ जो बहुत ही कॉमन है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, a² + b² + 2ab हो सकता है ये 2ab पहले लिख दें, b² बाद में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखें, यहाँ a और b का मतलब हरगिज नहीं है कि सिर्फ x या सिर्फ y, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। इवन 3x + y को हम a कह सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, अगर आप फैक्टराइजेशन बनाए होंगे तो पता होगा क्या ना।
कि ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन आइडेंटिटीज है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। एक चीज मैं इसमें बताता हूं कि कभी कभी यहां पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की जगह एक जगह हो सकता है यहां माइनस आ जाए, यहां प्लस आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अलग से फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर लिखता हूं कैसे करोगे। x प्लस ए हो गया सपोज कर लो, और यहां पर x माइनस बी हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी यहां पे x छूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, देखो यहां पर क्या था a, यहां पर क्या था प्लस b, लेकिन यहां क्या है माइनस b, तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही लिख दो, बाहर प्लस लिखो लेकिन ब्रैकेट के अंदर विद साइन इसको पुट कर दो, a माइनस बी एक्स। अगर आप इसको ओपन करके कॉमन लेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि डायरेक्ट कैसे लिख देना है, प्लस a और b की जगह इंटू माइनस बी लिखो, खुद ब खुद रिजल्ट अपनी जगह पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस सॉरी माइनस ए बी, माइनस ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। सिमिलरली अगर रिवर्स हो जाए कि यहां प्लस के बजाय यहां माइनस हो जाए, यहां माइनस हो जाए और यहां प्लस हो जाए, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए और प्लस बी ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स माइनस ए बी, समझ गए, इंटू एक्स माइनस ए बी। अब अगर दोनों जगह माइनस हो जाए तब भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारा तरीका यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू माइनस बी। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी एक्स और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सिंपली इसको याद रखें, अगर माइनस आ गया तो माइनस रख देंगे कहां पर, b की जगह पर या a की जगह पर, जहां पर भी होगा। जैसे माइनस यहां प्लस b था और यहां माइनस b था, तो यहां पर जहां पर b था वहां हमने माइनस b रख दिया, जहां पर b था वहां हमने माइनस b रख दिया। यहां पर देखो a की जगह माइनस a आ गया है ना, तो हमने a की जगह माइनस a रख दिया, a की जगह माइनस a रख दिया। यहां पर a की जगह माइनस a हो गया और b की जगह माइनस b हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह माइनस a, b की जगह माइनस b, x की जगह x प्लस a की जगह माइनस a, b की जगह माइनस b। ठीक है, इस तरह से आपको रिजल्ट कम याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि अमूमन हम लोगों को चीजें याद रहती नहीं है, तो कुछ आइडियाज होने चाहिए, रटने भी हमें अक्ल से चाहिए, है नहीं, गधों की तरह नहीं कि गधा बोझ डाल लिए और हम चले जा रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटीज है जिनकी जरूरत पड़ेगी, इनके अलावे भी जरूरत पड़ सकती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, या एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब की। तो ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की, तो वो आप मैथमेटिक्स के बुक से देख सकते हैं। हमने सिर्फ एक आइडिया दिया है कि क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए आप पहले से उन चीज़ों को क्या करें, रिवाइज कर ले थोड़ा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, पूरी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ना फिजिक्स है, हमें सिर्फ आइडियाज़ लेने हैं इससे, मैथमेटिक्स से। ठीक है, हो सकता हो आप चीज़ें भूल गए हो, इसलिए हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ताकि फिजिक्स पढ़ते वक्त क्या हो, हमें आसानी हो। ठीक है ना, तो हम एक आइडियाज़ दे रहे हैं क्या क्या करने हैं। ठीक है, अब हर इतनी आइडेंटिटीज पर अगर मैं क्वेश्चन करवाने लगा तो पता चला 5 लेक्चर इसी में बन जाएंगे। जो पहले से वीडियोस में देख सकते होंगे आप, 7 से लेकर के 11 से 12th लेक्चर तक जो है सिर्फ फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना, तो वो वहाँ से आप
कर सकते हैं, इवन यहीं पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इनके आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा आज ही कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, इसी अलजेब्रा के अंदर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर जो है जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें मर्ज हो जाएंगी। कौन? अलजेब्रा के अंदर जो भी पोर्शन होगा, है ना, क्योंकि ग्राफ जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, असल जो पर्पस है हमारा वो ग्राफ और वेक्टर पढ़ना ही, आइडियाज ऑफ वेक्टर के नाम से जो है ये दोनों चीजें जो है उनको हेल्प करेगा उसको पढ़ने में हमें। ठीक है ना, तो हम शुरू करते क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, एक मैथमेटिशियन है रेने डेस्कार्ट, इन्होंने ये कहा कि अगर किसी प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट है, ठीक है, हालांकि स्पेस में भी बता सकते हैं, अभी हम 2D के अंदर रहेंगे, कि अगर किसी प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है तो हम उस पॉइंट की लोकेशन दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन के जरिया बता सकते हैं। क्या कहा? दो परपेंडिकुलर नंबर लाइन के जरिया क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में, मान लो एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है और एक वर्टिकल नंबर लाइन है। ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल वाले नंबर लाइन को उन्होंने कहा XOX डैश और नाम कह दिया इसका X एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल वाले नंबर लाइन को उन्होंने कहा Y एक्सिस। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम भी आज से इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को कहेंगे X एक्सिस और वर्टिकल वाली लाइन को कहेंगे Y एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अगर आप नंबर लाइन पर अपने बचपन की क्लास में नंबर को रिप्रेजेंट किए होंगे तो देखे होंगे कि नंबर लाइन को जब हम लिखते हैं तो बीच में आता है 0, इधर राइट की तरफ पॉजिटिव वाले नंबर और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वाले नंबर, और हॉरिजॉन्टल में हम सिचुएशन ऐसी रखते हैं कि यह है बीच में 0, ऊपर की तरफ रखते हैं पॉजिटिव, ऊपर की तरफ रखते हैं पॉजिटिव और नीचे की तरफ रखते हैं नेगेटिव। तो नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वर्टिकल नंबर लाइन में, और हॉरिजॉन्टल में राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ठीक है, और रेने डेस्कार्ट ने इसको ऐसे रखा कि ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो था हमारा क्या, 0। वो था क्या हमारा, 0। तो मतलब हॉरिजॉन्टल का भी 0 और वर्टिकल के भी 0, हॉरिजॉन्टल के भी 0, वर्टिकल के भी 0। ठीक है ना, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहा गया ओरिजिन। क्या कहा गया, ओरिजिन। क्या कहा गया, ओरिजिन। ठीक है ना, तो अब चूंकि ये नंबर लाइन है तो मैं इस पर नंबर लिख दे रहा हूं थोड़ा, ताकि समझने में आसानी हो। +1, +2, +3 एंड से +4। इधर क्या हो गया, -1, -2, -3, -4। इधर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन, +4 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा पॉइंट था, अगर इसको ध्यान से देखें, यहां पर मैंने गलती कर दिया, ये +4 होगा। ठीक है ना, तो ये था पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। समझ आई बात है कि नहीं आई? तो इस डायरेक्शन को हमने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको कहा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो रेने डेस्कार्ट ने क्या कहा कि इस नंबर लाइन के जरिए किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे अब ये पॉइंट है और ये नंबर लाइन है हमारा, तो देखो क्या कहा उन्होंने कि इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों एक्सिस की हेल्प लेते हैं। कहा कैसे, कि कहा कि देखो इस पे 4 यूनिट, चलो ऐसे
4 यूनिट मूव कर जाओ इधर, 4 यूनिट मूव कर जाओ इधर, कहाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर यहाँ से आने के बाद 90 डिग्री टर्न लो और फिर से पहुँच जाओ कहाँ, 4 यूनिट डिस्टेंस पर, तो पहुँच जाओगे आप कहाँ, पॉइंट P पर। कहाँ पर, तो ये था कहाँ, अलोंग एक्स एक्सिस। देखो मैं इसको दो तरीके से बोलूंगा, इसको दो तरीके से बोलूंगा, अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब जो, सॉरी, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस या तो कह लो एक्स एक्सिस के अलोंग है 4 यूनिट, या एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों तरह से कह सकते हैं हम, ठीक है ना, समझ बात है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर, सॉरी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई के पैरेलल, और वाई के पैरेलल, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई के पैरेलल, ठीक है। तो कहा कि ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। पहले ये देखेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस हमने कितना मूव किया, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कितना मूव किया, 4 यूनिट, उस 4 को पहले लिखेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कितना मूव किया, 4 यूनिट, उसको बाद में लिखेंगे। कहा कि ऐसे ऑर्डर पेयर के जरिया, ऐसे ऑर्डर पेयर के जरिया हम क्या कर सकते हैं, हर पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है ना, समझ आई बात है। इस ऑर्डर पेयर का नाम पड़ा, इस ऑर्डर पेयर का नाम पड़ गया क्या, कोऑर्डिनेट, पड़ गया क्या, कोऑर्डिनेट, क्या पड़ गया, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो याद रखें, इस ऑर्डर पेयर के लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें पहले हम लिखते हैं वो वैल्यू जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ध्यान रहे कि वो वैल्यू लिखी हुई होती है एक्स एक्सिस पर। एक दूसरा कोऑर्डिनेट ले लूं ताकि और अच्छे समझ में आए, कि अगर मैं यहां पर का कोई कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो ये पॉइंट है, ये ऐसे लोकेशन है इनकी, तो देखो ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर 2 यूनिट है और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर 3 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो यूनिट है वो वाई पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, वाई पर, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कहाँ लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर। समझ में आई बात है कि नहीं। इसीलिए इस वैल्यू को, जो कि वैल्यू यहां लिखा हुआ है, उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और जो वैल्यू यहां लिखी होती है, मतलब इसको अगर रिप्रेजेंट करें हम तो क्या कहलाएगा, -2, 3, क्योंकि लिखने का तरीका यह है कि x वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं, ठीक है ना, इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। दोबारा सुना है कि जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कहां लिखा होता है, वाई पर, और जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है -2, वो कहां लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट विच इज रिटन ऑन द एक्स एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस विच इज बेसिकली रिटन ऑन वाई एक्सिस इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो इस कोऑर्डिनेट में ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कहां रिटेन होते हैं, रिटेन होते हैं कहां पर, मतलब दिखते कहां पर हैं, वाई एक्सिस पर, लेकिन है ना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इसी वाई कोऑर्डिनेट का, इसी वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है सिर्फ ऑर्डिनेट। बातें समझ में आ गई। और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम होता है वाई एक्सिस के, क्या होता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम होता है वाई एक्सिस के। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के, लेकिन रिटर्न कहां पर होते हैं? ये लिखे हुए कहां पर होते हैं? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इसी एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट को लिखने का मतलब जो ऑर्डर पेयर है लिखने का तरीका ये रखा गया कि पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, बाद में वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करता है। समझ आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, जो कि नंबर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं इससे आगे कि एक चीज और गौर करें कि ये जो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया, दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया, ये एक, ये दूसरा, ये क्या कर रहा है? पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक ये है पॉजिटिव एक्स, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना, यहां पर है 0। ठीक है ना, तो अब देखें यहां पर जो प्लेन है कितने पार्ट में डिवाइड हो गए? 4 पार्ट में। तो पहले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे पार्ट को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, चौथे पार्ट को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, पहले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे पार्ट को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे पार्ट को कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, चौथे पार्ट को कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें कि ये क्वाड्रेंट कहां से गिनना शुरू किया? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक, तो अब देखें यहां पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो देखें यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और y की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, है ना। तो यहां पर जो भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसका x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। तो इसलिए कहते हैं प्लस प्लस क्वाड्रेंट। मतलब यहां पर जो दोनों वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस प्लस मतलब पॉजिटिव होती है, x की भी और y की भी, यानी x कोऑर्डिनेट भी y कोऑर्डिनेट भी। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें इधर नेगेटिव है, तो अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और y की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है। तो इस पॉइंट का मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा ऐसा होगा, माइनस प्लस के जैसा। ठीक है, और अगर यहां पर कोई पॉइंट मिल जाए यहां पर थर्ड वाले में, तो ये देखें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट मिलेगा उसका x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, यानी x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और अगर ऐसे ही हम कहां कंसीडर करें? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करें। ठीक है, तो इस पॉइंट में देखें जो x एक्सिस की वैल्यू है, यानी x एक्सिस पे जो वैल्यू रिटर्न है यानी x कोऑर्डिनेट वो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा
पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो उस कोऑर्डिनेट की बात हो गई जो कि कहाँ लिखे हुए हैं, क्वाड्रेंट के अंदर लिखे हुए हैं। समझ आई बात है कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव नेगेटिव। अब जरा एक्सिस की बात कर लें। कहाँ की बात कर लें? एक्सिस की बात कर लें। देखो अगर कोई पॉइंट यहां पर हो गया, कहाँ, वाई एक्सिस पर, ऊपर या नीचे कहीं पर भी, यहां पर, तो ये देखें यहां पर y की वैल्यू जोड़ेंगे तो कहां से जुड़ेगी, ठीक है, 0 पर, और y की वैल्यू तो यहीं रहेगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, दैट विल बिकम 0, b। और अगर नीचे रहा तब भी रहेगा 0, b। लेकिन इन दोनों पॉइंट में फर्क ये है, यहाँ b की वैल्यू पॉजिटिव है और जबकि यहाँ b की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, क्या समझ में आया कि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस। सिमिलरली अगर दो पॉइंट हम कहां ले लें, x एक्सिस पर ले लें, कहां ले लें, x एक्सिस पर ले लें, यहां पर, तो यहां पर देखें x की वैल्यू तो वही होगी जो यहां रिटर्न होगा, लेकिन y की वैल्यू कहां मिलेगी, 0 पर। तो a, 0 की फॉर्म होगी, किसकी, a, 0 की फॉर्म होगी। ऐसे इधर ले लें तब भी देखो y 0 लेकिन a पॉजिटिव होगा, है ना, तो a 0 की फॉर्म है, a 0 की फॉर्म है। ठीक है ना, क्योंकि x पहले लिखते हैं तो y हमेशा 0 है। लेकिन फर्क यह है कि जब पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, मतलब इधर रहेगा राइट की तरफ, तो a पॉजिटिव और इधर रहेगा तो a नेगेटिव होगा। मान लो जैसे -3, 0 और इधर हो जाएगा जैसे 2, 0। ठीक है ना, लेकिन y हमेशा 0 होगा। दैट्स व्हाई वी से y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस, रिप्रेजेंट x एक्सिस, है ना। तो y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस एंड x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस। समझ में बात है कि नहीं, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस। ठीक है, अब जरा देखें ओरिजिन को। देखो ओरिजिन जो है वहां पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है ना, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। ठीक है ना, तो ये जो बाउंड्री है मतलब x एक्सिस की, y एक्सिस की, ये किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है। याद रखें, ये किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ बाउंड्री रीजन है। ठीक है ना, तो यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मतलब अगले लेक्चर के अंदर हम इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।